हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट प्रेप विशाखा। मेरा नाम रजत है एंड दिस वीडियो इज द थर्ड पार्ट ऑफ एंड also the last part of this chapter, that is Geographical Diversity of India, class 7th, new NCERT book of social science. After this, we will look at the questions of this chapter. So let's start the video. Let's explore. Look at the physical map of India in your school atlas or wall map and find the names of 5 rivers that flow into the Bay of Bengal. तो जो हम फिजिकल मैप है इंडिया का उसमें हमें देखना है और जो 5 रिवर हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, जो जिनका एंड होता है वो उनको हमें आइडेंटिफाई करना है मैप में एंड फाइंड आउट इंडियाज कोस्टल स्टेट्स एंड डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. Do you know what it is called when these rivers split into multiple streams near the coast? Discuss with your teacher in the class to find out. तो जब जो रिवर जब एंड होती है ओशंस में, तो उससे पहले कोस्ट पे जो वो स्प्लिट हो जाती है कई सारी स्ट्रीम्स में, तो उस कंडीशंस को क्या वो कहते हैं, तो वो डेल्टा बनाती है उस टाइम. ठीक है, इस टाइप से इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो वो अपने साथ सेंटिमेंट्स लाती हैं और उनको डिपॉजिट कर देती हैं कोस्टल एरियाज में. तो वहाँ एक तरीके से ट्राइंगल शेप का एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, तो उनको ही डेल्टा कहते हैं. ठीक है, मैप देख लेते हैं. जो रिवर हैं इंडिया की उनको आइडेंटिफाई करते हैं. ये इंडिया का फिजिकल मैप है. इसमें हम देखेंगे जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं, 5 रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं. कावेरी, ठीक है, कावेरी ये यहाँ कोरोमंडल कोस्ट एंड हो रही है. कृष्णा ये भी बे ऑफ बंगाल में जाती है. गोदावरी, महानदी और गंगा. ठीक है, ये पांच पांच रिवर जो बे ऑफ बंगाल में एंड होती है. ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वाइडर है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. ये ज़्यादा वाइडर है, ठीक है, और फ्लैट भी है कंपेयर टू वेस्टर्न. और ये जो इनका जो कोस्टल एरिया है ईस्टर्न घाट्स का, ये कोस्टल एरिया है इंडिया के, तो वो ज़्यादा फर्टाइल भी है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारी रिवर्स आती है ना, तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स भी लाती है, और वो सेडिमेंट्स की वजह से जो प्लेन एरिया है यहाँ का वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है, तो जो कि एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सुटेबल रहता है. ठीक है, सेडिमेंट्स में क्या होता है कि वो सैंड, सिल्ट सिल्ट और क्ले वगैरह अपने साथ लाती है और जो कि यहाँ जमा हो जाता है, जैसे कि हमने अभी देखा है वो डेल्टा भी बनाती है, तो वो मोर फर्टाइल होता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो नैरो है और ज़्यादा रॉकी है और लेस फर्टाइल है, लेस फर्टाइल. ठीक है, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका. तो जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया की मैप में देखें तो गुजरात से शुरू होती है ना, और केरला तक जाती है ये. और उसमें क्या क्या और इसमें इंक्लूड है महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका. ये सारे स्टेट्स वेस्टर्न कोस्ट में आते हैं. और मोस्ट रिवर्स हेयर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स, फ्लो स्विफ्टली एंड फॉर्म एस्चुरीज. तो कुछ बहुत सारी रिवर्स हैं जो यहाँ से ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से और क्या करती हैं, वो एस्चुरीज बनाती हैं. एस्चुरीज क्या होता है कि जो जब रिवर फ्लो करके आती है और वो ओशियंस में मिलती है, तो उससे मिलने से पहले जो ओशन का जो वाटर रहता है, सॉल्टी वाटर, और रिवर का फ्रेश वाटर, तो वहाँ पे वो जो मीट करते हैं इस पॉइंट पे, तो कुछ पार्ट उसका ओशन का जो सॉलिड वाटर और रिवर का फ्रेश वाटर मिलके एस्चुरीज बनाते हैं. ठीक है, कोस्टल एरियाज में. द कोस्ट लाइन इज शेप्ड बाई एलुवियल डिपॉजिट्स फ्रॉम शॉर्ट रिवर्स एंड फीचर्स कॉप्स, क्रीक्स एंड एस्चुरीज, विद द नर्मदा एंड ताप्ती एस्चुरीज बीइंग द लार्जेस्ट. और जो नर्मदा और जो ताप्ती रिवर है उनके जो एस्चुरीज हैं वो ज़्यादा लार्जेस्ट है. एन एरियल व्यू ऑफ द पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट.
ये इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट की इमेज है। नोट हाउ क्लोज दी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर दी अरेबियन सी, और ये अरेबियन सी है। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया की, वो कितना नियरेस्ट है अरेबियन सी से एकदम, जो हिल्स है वेस्टर्न घाट की, है ना। द वेस्ट कोस्ट हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड सिटीज़, और ये जो कोस्ट है यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी हैं जहाँ से जिसके थ्रू ट्रेड होता है इंडिया का, है ना। और सिटीज़ हैं जैसे मुंबई फॉर एग्जाम्पल, दीज हैव बीन दी सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर मिलेनिया। तो जो पोर्ट है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी यहीं से होती है और बहुत सालों से होता आ रहा है जो ट्रेड है इंडिया का। द ईस्ट कोस्ट सैटेलाइट व्यू है ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। द ईस्ट कोस्ट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल, स्ट्रेचिंग फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। तो जो गंगा का डेल्टा है वहां से, और कन्याकुमारी जो तमिलनाडु है यहाँ, साउथ सदर्न रीजन, ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच होता है ईस्टर्न घाट, है ना। इट हैज वाइड प्लेन्स एंड मेजर रिवर्स डेल्टास इंक्लूडिंग महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारी की सारी, जो यहाँ आके डेल्टा क्रिएट करती हैं और जो यहाँ की सॉइल है उसको एलुवियल सॉइल क्रिएट करके फर्टाइल बनाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज लाइक चिलिका लेक एंड पुलिगट लेक। तो चिलिका लेक है उड़ीसा में, और पुलिगट लेक भी यहीं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और जो लेगून विच इज अ बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर बाय अ नेचुरल बैरियर। तो लेगून क्या होते हैं, जैसे ये ओशन है, यहाँ का कुछ वाटर कोस्टल प्लेन से आके और कुछ नेचुरल बैरियर क्रिएट हो जाए यहाँ, तो एक तरीके की लेक क्रिएट हो जाती है यहाँ। बैरियर सैंड से, कुछ सैंड से बैरियर क्रिएट हो जाता है और वो मेन वाटर बॉडी से सेपरेट हो जाता है और वो लेक टाइप बन जाती है, तो उसको ही लेगून बोलते हैं, है ना। तो आर फाउंड हेयर, deltas are landforms formed at the mouth of a river when it deposits sediments into a larger body of water। तो डेल्टास को हमने देखा कैसे रिवर सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर आती हैं और वो यहाँ डिपॉजिट कर देती है कोस्टल एरियाज में, तो डेल्टा वहाँ क्रिएट होते हैं। एक तरीके के लैंड फॉर्म ही है वो, जो कि ज़्यादा फर्टाइल रहते हैं, सुटेबल टू एग्रीकल्चर, such as ocean, a lake, or another river. Over time, these sediments build up, forming a triangular or fan-shaped area. The Godavari, Krishna, Kaveri, and Mahanadi rivers create fertile deltas, making the land ideal for farming. ठीक है। Indian Islands. The Indian Islands refer to the group of islands scattered across the Indian Ocean, the Arabian Sea, and the Bay of Bengal, which form part of India's territory. तो जो इंडियन आइसलैंड्स हैं वो कई सारे छोटे छोटे आइसलैंड का ग्रुप है, और वो कहाँ से कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, इंडियन ओशन में भी है, अरेबियन सी में मिलेंगे और बे ऑफ बंगाल में मिलेंगे, विच फॉर्म पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, जो कि इंडिया की टेरिटरी को क्रिएट करते हैं मेनलैंड से आगे तक। इंडिया हैज़ टू मेजर आइसलैंड्स। ये मैप है, ये जो चिलिका लेक जो हमने देखा, ये लेगून टाइप लेक है, ये सी, और ये नेचुरल बैरियर क्रिएट हो गया है, तो ये एक तरीके का लेगून क्रिएट हो जाती है ना। तो इसी को लेगून बोलते हैं जो लेक से रहती है। मैप में देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन है ये, डेल्टा कैसे क्रिएट होते हैं, रिवर आ रही है यहाँ स्प्लिट हो गई अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में, है ना, और यहाँ डेल्टा क्रिएट होते हैं, जो सेडिमेंट अपने साथ लेकर आती है रिवर, वो यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस तरीके की इमेज यहाँ क्रिएट हो जाती है जिसको डेल्टा कहते हैं। एस्चुरी, ये देखा हमें अभी हमने कि कैसे जो सी वाटर है वो रिवर के वाटर में आके जब मिलता है ना, कुछ पार्ट ऑफ सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर, तो जो मीटिंग पॉइंट रहता है वहाँ उसको एस्चुरीज बोलते हैं, रिवर माउथ ग्रुप्स। लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी एंड द अरब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है इंडिया के, वो कहाँ है, अरेबियन सी में। ये अगर देखें हम तो ये अरेबियन सी में लक्षद्वीप इधर देखने को मिलेंगे आपको, और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेंगे ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है। दीज आइलैंड्स हैव यूनिक वाइल्ड लाइफ, ब्यूटीफुल
beaches, coral reefs, and volcanoes. Several ancient tribes made these islands their home tens of thousands of years ago. तो यहाँ इनमें आपको बहुत सारे खूबसूरत बीचेस देखने को मिलेंगे और कोरल कोरल रीफ भी हैं। कोरल रीफ क्या होते हैं कि जो कोरल क्या होते हैं, वो जो बहुत छोटे छोटे टीनी टीनी प्लांट लाइक एनिमल रहते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। वो यहाँ रीफ क्रिएट कर देते हैं। एक तरीके की अंडर वाटर सिटी होती है वो, जो कि सी एनिमल्स, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा वो क्रिएट कर दी जाती है। और वो जो एनिमल्स होते हैं सेक्रिएट करते हैं हार्ड रॉक लाइक सब्सटेंस, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, उसी से वो जो रीफ क्रिएट हो जाती है तो उसको कोरल रीफ बोलते हैं। तो बहुत सारी मरीन लाइफ उस पर डिपेंड करती है, जैसे ये इमेज में है भी ना, कोरल रीफ्स और वेलकनोज, वोल्केनोज। और वोल्केनो क्या होता है, जो अर्थ सरफेस में ओपनिंग हो जाती है ड्यू टू दी हाई प्रेशर इनसाइड दी अर्थ क्रस्ट, है ना, जिसमें मोल्टन मैग्मा जो रहता है वो ऊपर आ जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं। लक्षद्वीप आइसलैंड। लक्षद्वीप इज एन आर्किपेलागो, अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड। आर्किपेलागो क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, कई सारे आइसलैंड का ग्रुप आर्किपेलागो बनाता है। लोकेटेड इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप कहाँ है, अरेबियन सी में, क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। इट इज अ मेड इट इज मेड अप ऑफ 36 आइसलैंड मेड ऑफ corals. Not all islands are inhabited by people. India controls a vast marine area, allowing for fishing, resource exploration and environmental protection. तो जितने 36 आइलैंड हैं यहाँ पर कोरल से बने हैं, और सारे के सारे इनहेबिटेड नहीं है, कुछ बहुत सारे खाली पड़े हैं जहाँ पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट अभी तक नहीं हुआ है। और इंडिया उसको कंट्रोल करती है, जो यहाँ का मरीन लाइफ है, मरीन एरिया है ना, और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट करती है इन्वायरमेंट को यहाँ के। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। This archipelago comprises more than 500 large and small volcanic islands divided into two distinct groups, the Andaman and the Nicobar Islands. तो जो अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स हैं वो 500 लार्ज और स्मॉल, बड़े और छोटे आइसलैंड्स का ग्रुप है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, एक अंडमान और निकोबार। ठीक है, देयर लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर लाइक द आउटपोस्ट ऑफ इंडिया, keeping an eye on the ocean. It is a home to a variety of flora, plants or fauna animals, है ना। The Andaman Islands are also significant from a historical point of view. Many of our freedom fighters were jailed there under the most severe conditions in a prison complex called Silver Jail. तो जो बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो उनको यहाँ पर, जो ब्रिटिशर्स थे उनके थ्रू यहाँ पर जेल में डाल दिया जाता था। तो उस वजह से जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, उसकी याद दिलाता है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो यहाँ पर रहे थे। इट हैज़ बीन प्रिजर्व टू रिमाइंड अस ऑफ द ट्रेमेंडस सेक्रीफाइसेस, है ना, आवर फोरफादर्स मेड सो वी कुड बी फ्री। तो उन्होंने कितने सेक्रीफाइसेस किए थे, यहाँ जेल में रहे थे बहुत सारे लीडर्स हमारे, जो जिससे कि हम फ्री हो सकें। वी विल डिस्कस दिस सम मोर इन हायर क्लासेस। एन एरियल व्यू ऑफ द एक्टिव वोल्केनो ऑन बैरन आइलैंड, द ओनली वन इन इंडिया। तो ये इमेज है, एक्टिव है ये वोल्केनो, और ये ओनली वन है इंडिया में, है ना। यहाँ से जो ये धुआं निकलता रहता है। डोंट मिस आउट वेरन आइसलैंड, जो कि इमेज में है, इन दी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज दी ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। इट समटाइम्स इरप्ट्स सेंडिंग स्मोक्स, है ना, ये धुआं जो निकल रहा है, एंड लावा इनटू द स्काई, और उसमें नीचे से जो मोल्टन मैग्मा होता है वो बाहर आ जाता है कभी कभी। द डेल्टाज इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबन। ये इमेज है सुंदरबन की। मैंग्रोव्स ऑफ द डेल्टा इन दी सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, जो कोस्टल एरियाज में फॉरेस्ट रहते हैं, है ना, श्रब्स वगैरह। ये थोड़ी सी दलदल सी जमीन होती है वहाँ पर, ये ऐसे फॉरेस्ट आपको दिखाई देंगे, कोस्टल एरियाज में ही होते हैं मैक्सिमम।
तो उनको मैंग्रोव बोलते हैं. As we travel back from the Iceland towards the eastern side of the Himalayas via the Bay of Bengal, we come to the Sundarbans. This is located in the delta of Ganga, Brahmaputra. You saw them earlier in the chapter and their tributaries. तो अगर मैप देखें इंडिया का, तो जो डेल्टा बनाती है रिवर गंगा, तो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, है ना. यहाँ this delta has a unique combination of the river, sea and land. About half of it is Bangladesh. तो उसका आधा पार्ट है वो बांग्लादेश में भी है. एंड दिस इज ऑल्सो अ यूनेस्को हेरिटेज साइट. द सुंदरबंस आर होम टू मैनी स्पेसीज इंक्लूडिंग द रॉयल बंगाल टाइगर. तो जो सुंदरबन, ये है ना इमेज सुंदरबन का डेल्टा जो है, और यहाँ जो फॉरेस्ट है वहाँ आपको कई सारी जो स्पेसीज हैं वो देखने को मिलेंगी. और सबसे इम्पोर्टेंट जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा. डू रिमेंबर टू लुक एट द मैप एंड आइडेंटिफाई वेयर द डेल्टा इज. तो एक बार मैप को देख लेते हैं. ये यहाँ जो दिख रहा है ना सुंदरबन, रिवर गंगा ये आ रही है, डेल्टा बनाती है यहाँ, है ना. तो ये जो हाफ पार्ट है जो इसका, ये बांग्लादेश की बाउंड्री है. ये तो ये इधर बांग्लादेश और ये इंडिया का पार्ट है. तो यहाँ आपको देखने के मिलेंगे मैंग्रोव्स, है ना, यहाँ जो फॉरेस्ट है कोस्टल एरियाज में. ठीक है. ये ये इमेजेस हैं, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम. ये सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स है ना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, मेघालय, है ना, मेघालय में. द शटसुक मनसीम मिनसीम फेस्टिवल इट्स सेलिब्रेटेड बाय द खासी पीपल. तो ये जो गारो खासी जयंतियाँ हैं मेघालय में ही, तो जो खासी जो ट्राइबल ग्रुप हैं वो इस जो शतसुक मिनसीम फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द नेचर, नेचर के लिए. लिविंग रूट्स ब्रिज नियर नौगरियट विलेज, चेरापूंजी, मेघालय. तो ये ब्रिज है, काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के बाद जो जो ट्रीज की जो रूट्स होती है उनको थ्रू ये क्रिएट करे जाते हैं. तो बहुत सारे साल लग जाते हैं इनको, और ये नेचुरल ब्रिज हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए. द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. Stay on the map as we move towards the hills of the northeast, our final destination for now. Can you see Garo, Khasi and Jaintia marked on the map? These hills, part of the Meghalaya plateau, are known for their lush greenery, heavy rainfall and breathtaking waterfalls. This region experiences one of the highest rainfall in the world, making it rich in forest, unique wildlife and fertile land. तो ये जो मैप है इंडिया का, अगर हम ईस्टवर्ड देखें बांग्लादेश, उसके आगे जो मेघालयन रीजन, गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय में आती है, हिल्स हैं. और यहीं पे चेरापूंजी एक जगह है जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल यहीं होता है, जिससे जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही ग्रीन रहते हैं, है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ आपको देखने को मिलेंगे. और वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पर बहुत ही डाइवर्स है. डोंट मिस आउट मोसिन Mawlyng village, situated in the East Khasi Hills of Meghalaya, is renowned as the cleanest village in Asia. तो जो मावलिंग नोंग विलेज है मेघालय में ईस्ट खासी हिल्स की तरफ, वो क्लीनेस्ट विलेज है पूरे एशिया में. ठीक है. कैसे ये जो नेचुरल ब्रिज होते हैं ट्रीज के रूट्स के थ्रू बना दिए जाते हैं ये. दिस पिक्चरस्क village is famous for its well maintained cleanliness, bamboo dustbins and eco friendly living practices. The village is also known for its living root bridge.
ये लिविंग रूट ब्रिज देखे ना हमने इमेज में, विच आर क्रिएटेड बाय वेविंग ट्रीज रूट्स। तो जो ट्रीज की रूट्स होती हैं उनको बुन बुन के बहुत कई सारे सालों के बाद में ऐसे ब्रिज ये क्रिएट कर लेते हैं ओवर द कोर्स ऑफ मैनी ईयर्स। लिविंग रूट ब्रिज शोकेस द क्राफ्टमैनशिप ऑफ द ट्राइब्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। Okay, we have read and understood the entire chapter, that is chapter number 1. Now we will find answers the questions, है ना? चलिए करते हैं. First question is, what in your opinion are two important geographical features of India? Why do you think they are important? तो आपके ओपिनियन में दो जो इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल फीचर हैं इंडिया के वो कौन से हैं और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है? तो फर्स्ट वन जो हम सभी के दिमाग में आएगा सबसे पहले क्या होगा? द हिमालयन माउंटेन रेंज, और दूसरा द इंडो गैंजेटिक प्लेन। अगर हिमालयन माउंटेन रेंज की बात करें तो ये हिमालयाज प्ले अ क्रूशियल रोल, हमने पढ़ा, इन शेपिंग इंडियाज क्लाइमेट। दे ब्लॉक एंड कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड्स, कीपिंग नॉर्दर्न इंडिया वार्मर ड्यूरिंग विंटर्स। तो हमने अगर मैप में देखेंगे तो अगर हिमालयाज क्या है जो एक तरीके का बैरियर का काम करता है, ठीक है, ये जो ये सेंट्रल एशिया से और जो रशिया की तरफ से जो कोल्ड विंड है, ठंडी हवाएं आती हैं, उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है, रोकता है और इंडिया को वार्म रखता है ठंड के डेज में, ठीक है। एंड अगर अगर हिमालयाज अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इंडिया का पूरा क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठंडा और शुष्क। दूसरा, एग्रीकल्चरल हब, द प्लेन्स रिच सॉइल्स एंड एम्पल वाटर सप्लाई मेक इट वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल रीजन्स ग्लोबली, सपोर्टिंग क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट एंड शुगरकेन। तो जो गेंजेटिक प्लेन है इंडिया का, वो क्या है, एग्रीकल्चरल हब है। क्यों? क्योंकि जो रिवर्स आती हैं हिमालय से, वो जो है इस एरिया को बहुत ही फर्टाइल बनाती हैं, क्योंकि वो अपने साथ सेंटीमेंट्स लाती हैं और जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो सॉइल के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं उसकी फर्टिलिटी के लिए, जिससे कि फसलों को उगाया जा सके। तो रिच सॉइल्स एंड एम्पल वाटर सप्लाई, ठीक है, तो जो कि प्रोडक्टिव है एग्रीकल्चरल रीजन ग्लोबल, पूरे दुनिया में, ठीक है। और सपोर्टिव है क्रॉप्स, फसलों के लिए, जैसे राइस है, चावल की खेती, गेहूं की खेती और गन्ने की खेती के लिए, शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इंडिया माइट हैव looked like if the Himalayas did not exist? Write a short note or sketch a drawing to express your imagination. तो आपको क्या लगता है कि अगर हिमालयस एग्जिस्ट ही नहीं करता तब इंडिया कैसा दिखता? तो हमने आंसर में ये एक इमेज ली है इसी चैप्टर से। अगर हिमालयस ना होता तो इंडिया का जो मैप है और ये शेप है वो ऐसी होती, ठीक है। और तब क्या होता कि जो ठंडी हवाएं हैं, अभी पीछे क्वेश्चन में देखा भी हमने प्रीवियस, कि जो कोल्ड विंड्स हैं सेंट्रल एशिया से आने वाली, वो डायरेक्टली इंडिया में आती, जिससे कि पूरा का पूरा क्लाइमेट इंडिया का चेंज हो जाता और बहुत ही यहाँ ठंड हुआ करती, जो वेजिटेशन है उस पर बहुत असर पड़ता, और मानसून भी पूरा ऑल्टर्ड हो जाता, क्योंकि जब मानसून के जो बारिश के मौसम में जब यहाँ अरेबियन सी से हवाएं चलती हैं अपने साथ वाटर वेपर लेकर, तो वो हिमालय से टकराती हैं और बारिश होती है। अगर हिमालय नहीं होता तो ये सारी की सारी हवाएं पार चली जाती हैं इसके, जिससे बारिश भी बहुत कम हुआ करती। और जब हिमालय नहीं होता तो वो जो जो रिवर हैं, जो ग्लेशियर से रिवर आती हैं इंडिया में, तो वो सारी की सारी वो होती ही नहीं, तो पूरा का पूरा जो रिवर सिस्टम है वो डिमिनिश हो जाता। और जब रिवर नहीं होती तो एलुवियल सॉइल जो रहती है, जो फर्टाइल सॉइल सॉइल होती है, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स इसमें होते हैं वो भी नहीं होते, तो ये पूरा एंटायरली चेंज हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज बीन कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड, व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो? तो इंडिया को मिनी कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है,
और हमने अभी चैप्टर में पढ़ा भी है, तो उसके बेसिस पे हम देखेंगे। India is often referred to as a mini continent due to its vast and diverse geographical, climatic, and cultural characteristics that resembles those of an entire continent. तो इंडिया का हमने मैप देखा, ये तो कहीं आपको यहाँ माउंटेन्स भी मिलेंगे, है ना। दक्कन प्लेट्यू भी है, पेनिनसुलर रीजन है, तीन तरफ से ओशन आपको मिलेगा, ठीक है। और जो थार डेजर्ट भी है, इतनी सारी वैरायटी है टोपोग्राफी में इंडिया की, अलग अलग लोग रहते हैं, क्लाइमेट अलग अलग है, तो ये सब क्या एक वो बनाते हैं इंडिया को एक मिनी कॉन्टिनेंट। इन सारी वजहों से इंडिया को मिनी कॉन्टिनेंट आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलो वन ऑफ इंडियाज बिग रिवर्स फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स टू वेयर इट मीट्स द ओशन। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच पीपल माइट यूटिलाइज दिस रिवर अलोंग इट्स जर्नी, डिस्कस इन ग्रुप इन योर क्लास। तो हमें एक इंडिया की रिवर को लेना है कि वो कहाँ, जिस जहाँ से उसका ओरिजिन पॉइंट है, और वो उसके एंड पॉइंट तक उसको फॉलो करना है, और देखना है कि उसके जो जर्नी है स्टार्टिंग टू एंड, तो उसके बीच में जो लोगों के द्वारा उस रिवर वाटर का कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो रिवर गंगा को ही ले लेते हैं। हेयर आर दी प्राइमरी वेज पीपल यूटिलाइज दी गंगा अलॉन्ग इट्स जर्नी, ठीक है। हिमालय से ओरिजिन होता है गंगा का, और कहाँ जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। तो जो रिवर है, रिवर गंगा, उसके वाटर को एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिए यूज करते हैं लोग, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी भी उससे जनरेट की जाती है टर्बाइंस के थ्रू। एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, जो कि वाराणसी टू हल्दिया है, नेशनल वाटर वे भी बन रहा है ना, रिवर के थ्रू जो ट्रैवल करते हैं। और फिशरीज एंड लाइवलीहुड्स, तो फिशिंग के लिए भी रिवर गंगा के वाटर को यूज किया जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है, वाई इज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रेफर टू एज अ पेनिनसुलर प्लेटू। जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, उसको पेनिनसुलर प्लेटू क्यों बोला जाता है ना, या क्यों आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं उसको। तो आंसर विल बी द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज रेफर टू एज द पेनिनसुलर प्लेटू ड्यू टू पेनिनसुलर लोकेशन। Southern India forms a peninsula, meaning it is surrounded by water on three sides. तो हमने जो चैप्टर में पढ़ा भी था कि पेनिनसुला किसको बोलते हैं, कि किसी लैंड मास को अगर तीन तरफ से वाटर सराउंड करता हो तो वो पेनिनसुलर की कैटेगरी में उसको रखा जाता है। इंडिया का भी वैसा ही है, ये मैप में भी है यहाँ, ये इधर अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल, है ना। तो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, तीन तरफ से पानी से घिरा है इंडिया का लैंड मास जो सदर्न रीजन है। दैट इज वाई सदर्न इंडिया फॉर्म्स अ पेनिनसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, which UNESCO heritage site mentioned in this chapter did you find more interesting? Write a short paragraph to describe what about it is interesting. तो जो इस चैप्टर में एक जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, वो कौन सी आपको इंटरेस्टिंग लगी, और उस पर एक पैराग्राफ आपको लिखना है। तो हमने ये जैसलमेर फोर्ट को लिया है। जैसलमेर फोर्ट ऑल्सो नोन एज सोनार किला और दी गोल्डन फोर्ट। तो जो जैसलमेर फोर्ट है उसको गोल्डन किला भी बोला जाता है, क्योंकि ये दिख भी कुछ ऐसा ही रहा है। was designated a UNESCO World Heritage Site in 2013। 2013 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था एज अ पार्ट ऑफ द हिल्स फोर्ट ऑफ राजस्थान। दिस रिकॉग्निशन वाज ग्रांटेड ड्यू टू इट्स यूनिक स्टेटस एज अ लिविंग फोर्ट। तो इसको एक लिविंग फोर्ट का स्टेटस भी मिला हुआ है, जहाँ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द सिटीज पॉपुलेशन स्टिल रिजाइड विद इन इट्स वॉल। तो बहुत सारा जो यहाँ की पॉपुलेशन है, उसका बहुत बड़ा पार्ट इसके अंदर अभी भी यहाँ रहता है, लोग रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, look at the two maps of India, physical as well as political, given at the end of this book. Identify the place you are at now. Which physical feature of India would you use to describe its location?
तो हमें जो फिजिकल और पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, उसमें आइडेंटिफाई करना है कि हम कहाँ रहते हैं। ये सबके लिए डिफरेंट होगा क्योंकि सब अलग अलग जगहों से आते हैं, है ना। तो आंसर इट विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू वेयर यू reside. For example, I am in Dehradun, Uttarakhand, and it lies in the Doon Valley, which is located within the Shivalik Hills, the outer range of the Himalayas. देखा था ना हमने, तीन रेंज है, कौन सी, एक हिमाद्री सबसे ऊपर, फिर मिडिल हिमालयाज, और उसके नीचे सबसे सदर्न में उसके शिवालिक रेंज। ठीक है, तो वही देहरादून जो वैली है वो लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अक्रॉस इंडिया, दे आर अडेप्टेड टू लोकल कंडीशंस, डू अ क्लास प्रोजेक्ट, gather different methods of preserving food, hint drying vegetables when they are in season for use during the off season, है ना। तो जो प्रिजर्व करके रख लेते हैं सीजन के टाइम, और उनको यूज में लाते हैं कब, जब उनका उस वेजिटेबल, अगर वेजिटेबल का एग्जांपल लें तो वो ऑफ सीजन में उनको यूज करते हैं खाने के पर्पज से। तो आंसर इसका होगा सेवरल मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। कौन कौन से हैं वो, ड्राइंग वेजिटेबल्स, फ्रीजिंग पीज, मटर को जो फ्रीज करके रख लेते हैं ना, और पिकलिंग अचार बनाना, सॉल्टिंग फिश को, है ना, और फर्मेंटेशन जो दही बनाते हैं। तो दीज आर दी मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। नेक्स्ट है, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, डिस्पाइट हैविंग सच डिफरेंट regions, mountains, deserts, plains, coast, India remains one country. How do you think our geography has helped unite people? तो इतने सारे डिफरेंट रीजन हैं इंडिया में, माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट है, प्लेन्स हैं एंड कोस्ट, सी सब डिफरेंट जो टोपोग्राफी है इंडिया की, और उसके बावजूद भी इंडिया एक कंट्री के रूप में बना हुआ है। तो आपको बताना है कि ज्योग्राफी ने कैसे हेल्प किया है इंडिया को यूनाइट करने में। ठीक है, जो इंडिया के लोग हैं। आंसर विल बी, इंडियन ज्योग्राफी हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन यूनाइटिंग इट्स पीपल इन वेरियस वेज। कैसे, रिवर्स एज लाइफलाइन, तो रिवर ने भी जो इंडिया जो यूनिटी है उसको यूनाइट करने का उसमें क्रूशियल रोल प्ले किया है। जैसे कि वाटर है, उसकी नीड तो सभी को है ना, तो लोग, जो कॉमन नीड है, तो लोग इस वजह से एक दूसरे से एसोसिएट रहते हैं। माउंटेन रेंजेस एज ए नेचुरल प्रोटेक्टर, तो जो माउंटेन्स हैं वो नेचुरल प्रोटेक्टर की तरह काम करते हैं, जैसे हिमालयाज फॉर एग्जांपल, है ना। तो उसने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया के जो लोग हैं उसके यूनिटी को प्रिजर्व करने में। एंड पेनिनसुलर यूनिटी, जो पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का, वहाँ से ट्रेड होता है ना, ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उससे भी लोग यूनाइट रहते हैं, एक दूसरे की कॉमन नीड को शेयर करते हैं और यूनाइट रहते हैं। मानसून साइकिल्स, और जो इंडिया में मानसून है जो साइकिल्स है, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है यूनाइटिंग इट्स पीपल। So now we have completed the chapter and its question and answers. So thanks for watching, and if you like the video, please subscribe this channel.